आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपनी कक्षा में। तो यार लास्ट लेक्चर जो अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसमें ये मैं आपको सिखा चुका था और यहां तक मैं आपको समझा चुका था कि क्या वजह होती है, कौन सी ऐसी एनर्जी होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है उन कंपाउंड्स के इतना ज्यादा स्टेबल होने के पीछे। कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखे होते हैं, वो वाटर में जाके डिसोशिएट नहीं होते हैं। इसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है उनके बनने के दौरान, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। ये सारी बातें अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। सीएफएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे स्प्लिटिंग होती है, ये सब बातें अपन पढ़ चुके थे। लेकिन यार वो सारी की सारी चीजें अपन ने जानी थी केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। लेकिन हमें उसके बाद हमें पढ़ना है कि जब हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स हों जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो उन केसेस में क्या होता है, कैसे वो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं और उनके ओरिएंटेशंस क्या होते हैं, और कैसे और किस तरीके से आप उनके लिए भी सीएफएससी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीजें हमें इस लेक्चर में समझनी है। ठीक है, तो आप अगला हेडिंग लिखेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, और हेडिंग होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो आप सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस होते हैं। देखो होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस हमें पढ़ने होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहला केस क्या होता है, जब आपकी बनने वाली ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन रही हो, और दूसरा होता है जब बनने वाली ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बन रही हो। तो हमें सीएफटी जो है वो इन दोनों के लिए पढ़नी है। टेट्राहेड्रल के लिए भी पढ़ना है और स्क्वायर प्लेनर के लिए भी पढ़ना है। इन दोनों के लिए अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बीच में होगा मेटल, सज धज के बैठा होगा, और चारों तरफ से 4 लिगेंड आएंगे, और जो रिजल्टेंट ज्योमेट्री बनेगी वो बन जाएगी टेट्राहेड्रल। क्या यहां तक सबको बातें क्लियर हैं? अगर हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब यार इसकी सीएफटी समझाने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि बनता कैसे है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो मेटल बीच में सेंटर पे सज धज के बैठा हुआ है, तो जो आने वाले लिगेंड हैं वो इधर से आएगा, पीछे से आएंगे, सामने से आएंगे, ऊपर से आएंगे, नीचे से आएंगे, कहां से आएंगे लिगेंड, जिससे कि एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाए। ये जानना बहुत जरूरी है, और यही आपको सिखाने के लिए सबसे पहले अपन एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्यूब आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब शायद मेरे हिसाब से आपको यह बताने की तो जरूरत नहीं होगी कि एक क्यूब जो होता है उसके अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उस क्यूब में ऑल्टरनेट कॉर्नर कितने होते हैं, एक क्यूब में ऐसे कॉर्नर कितने हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स कितने होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज तो आपको यह जाननी होगी कि सर क्या होते हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर, किसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। तो सुन लीजिए, आप सभी को ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब तो जरूर पता होगा। कई बार ऐसे नहीं कहते कि यार ये काम नहीं हो रहा, तो इसका कोई ऑल्टरनेट देख लेते हैं अपन। तो उसमें तुम बेसिकली ये कर रहे होते हो कि जो काम तुमसे नहीं हो रहा उसको छोड़ के तुम उस वैसा सा ही कुछ करने के लिए एक दूसरा काम देखते हो। ठीक यहां पर ऑल्टरनेट का मतलब ये है कि जहां तुम हो, एक छोड़ के अगली जो चीज होगी वो तुम्हारे लिए ऑल्टरनेट हो जाएगी। क्या मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जहां पर भी तुम हो, तुमसे नेक्स्ट जो पार्टिकल है उसको छोड़ के जब तुम और आगे जाओगे तो वो चीज तुम्हारे लिए ऑल्टरनेट कहलाएगी। ये बात आपको शायद पता होगी पहले से। अब इधर देखिए, मैं बात कर रहा हूं ऑल्टरनेट कॉर्नर की। तो ऐसा करने के लिए मैंने मान लिया कि एक कॉर्नर है, अपने पास एक कॉर्नर है। ठीक है, इस कॉर्नर के बिल्कुल पास वाला जो कॉर्नर है ये होता है इसका एडजेसेंट कॉर्नर, और ये होता है इसका ऑल्टरनेट कॉर्नर। तो एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा ऑल्टरनेट कॉर्नर ये हो गया। इस ऑल्टरनेट कॉर्नर का ये वाला कॉर्नर भी इसका ऑल्टरनेट है, क्योंकि तुम्हें यहां से यहां तक जाने के लिए देखो कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या छोड़ के जाना पड़ेगा, देख लो। तुम्हें यहां से यहां तक जाने के लिए ये कॉर्नर छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम इस रास्ते से आओगे तब भी तुम्हें कॉर्नर छोड़ना पड़ेगा।
ऐसे ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट हैं, ये दोनों भी आपस में ऑल्टरनेट हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस क्यूब में 4 कॉर्नर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। 4 कॉर्नर्स एक दूसरे के क्या है बोलो? ऑल्टरनेट हैं। कौन कौन से? ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये और ये चारों कॉर्नर एक दूसरे के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स हैं। ठीक है, तो वो हो गए 4। हाँ, जो बाकी 4 बच गए वो भी एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये 4 भी एक दूसरे के ऑल्टरनेट कॉर्नर हैं। तो क्या तुम्हें पहले समझ में आया कि ऑल्टरनेट कॉर्नर क्या होते हैं? आ गया। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं उन ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर दूं, अगर मैं उन चारों ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर दूं, तो जो ज्योमेट्री बन के बाहर आती है उसका नाम होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या यह बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? कि एक क्यूब के जब चारों ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो जो ज्योमेट्री बन के बाहर आती है उस ज्योमेट्री को कहा जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या यह बात सबको समझ में आ गई? और अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो अब आप कह सकते हैं क्या कि सर मेटल को सजा दजा के बैठा दो। कहां पर? इस बॉडी के सेंटर पे। ये जो बॉडी है इसके सेंटर पे कौन रखा हुआ बोलो? ये जो क्यूब है इस क्यूब के सेंटर पे कौन रखा हुआ है? मेटल रखा हुआ है। और अगर आप लिगेंड्स को इन कॉर्नर्स के अलोंग ले आओगे कि एक लिगेंड मेटल को इस कॉर्नर के अलोंग अप्रोच कर रहा है, दूसरा लिगेंड मेटल को इस कॉर्नर के अलोंग अप्रोच कर रहा है, तीसरा लिगेंड मेटल को इधर से अप्रोच कर रहा है और फोर्थ लिगेंड मेटल को इधर से अप्रोच कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो जो ज्योमेट्री बनती है उस ज्योमेट्री को कहा जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अरे देखो ऐसा ही तो बनेगा ना, बना के दिखा देता हूं। इधर देखो, बीच में मान लो मेटल रखा हुआ है, एक इस कॉर्नर की तरफ से लिगेंड आया, दूसरा इस कॉर्नर की तरफ से आया, तीसरा इस कॉर्नर की तरफ से आया और चौथा इस कॉर्नर की तरफ से आया। जरा इनको मिला दीजिए। पहली बात तो मेटल के इनके साथ बॉन्ड होंगे, लिगेंड के साथ ये बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन जब तुम इन चारों लिगेंड्स को आपस में मिलाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो बनने वाली ज्योमेट्री है वो बनने वाली ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन चुकी है। वो जो बनने वाली ज्योमेट्री है वो बन चुकी है टेट्राहेड्रल। इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा, जो मैंने ब्लू मार्कर से येलो मार्कर से जो मैंने ड्रॉ किया है वो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे बनते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको अब आप एक ही चीज याद रखना कि कैसे बनते हैं। कोई आपसे पूछे कि कैसे बनते हैं, मतलब याद रखना कि क्यूब होगा, उस क्यूब के सेंटर पे अगर मेटल रख दें और अगर 4 लिगेंड उस क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर से मेटल को अप्रोच करें तो जो ज्योमेट्री बनती है मेटल की उन लिगेंड्स के साथ वो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या ये दूसरी बात समझ में आई सबको? अब मैंने आपको ये क्यों समझाया ऐसा वो जान लीजिए। दरअसल तुम्हें याद होगा मुझे तुम्हें यह पढ़ाना है कि वो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कैसे होते हैं। मुझे वही डायग्राम फिर से बनवाना है कि जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड था चारों तरफ से तब तो सबकी एनर्जी बढ़ गई थी, सब एक्साइट हो गए थे केवल। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनती है तो डी ऑर्बिटल से अलग अलग में स्प्लिट हो जाते हैं। वो स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा होगा यह समझाने के लिए ऐसे आपको ये पता होना जरूरी है कि ये कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। और अब अगर आप अगली बात समझोगे ध्यान से तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि ये तो आपको पता ही है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मैं ये कर रहा हूं कि मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। क्या आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ गई? अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और अगर मैं इन एक्सिस के बीच में से, देखो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, अगर मैं इन एक्सिस के बीच में से ये ऑर्बिटल ड्रॉ कर देता हूं तो क्या सबको पता है, क्या सब जानते हैं कि ये ऑर्बिटल आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई है तो ये कौन सा हो जाएगा बोलो? डी एक्स वाई। हाँ या ना? ऐसे ही मान लो ये वाली जेड एक्सिस है जो तुम्हारी तरफ आ रही है, ऐसे ये है जेड एक्सिस। अगर एक ऐसा ही दोनों एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल यहां बना होता 3D में तो क्या उसका नाम डी एक्स जेड नहीं होता? क्या होता?
क्या ऐसा ही तीसरे का नाम dy z नहीं होता? क्या होता? मतलब ये वो 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। 3 कैसे कैसे बनेंगे? अरे एक तो ऐसे बन जाएगा, xy प्लेन में बन जाएगा बोलो, एक ऐसे yz प्लेन में बन जाएगा, एक ऐसे xz प्लेन में बन जाएगा। जो एक्सिस है उसके बीच में से लोब जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपके ऑर्बिटल बन जाएंगे यहां पर, जिनका नाम होगा dxy, dyz और dxz। दूसरी तरफ क्या होगा? अगर मैं ऐसे ऑर्बिटल बनाऊं जो इन एक्सिस के अलोंग हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी लोब्स हैं, ये इसके अलोंग इसकी लोब्स हैं, तो क्या इस ऑर्बिटल का नाम dx स्क्वायर y स्क्वायर नहीं होता? क्या बिल्कुल होता। और जो ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग होगा d का, क्या उसका नाम dz स्क्वायर नहीं होता? क्या बिल्कुल होता। तो इसका मतलब तुम्हें यह समझ आ गया कि d ऑर्बिटल्स कहां कहां हैं। और जब इतना आपको समझ में आ गया तो सवालों के आंसर भी आ गए। एक बात बताना मुझे देख के ध्यान से, बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर बीच में मेटल रखी हो और लिगेंड कॉर्नर से आ रहे हो, अगर लिगेंड इन कॉर्नर से आ रहे हो, तो जो तुम्हारे अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं, कौन से वाले? जो तुम्हारे अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं, क्या उनकी लोब्स इधर हैं? क्या इस तरफ है? क्या बिल्कुल है। लिगेंड कहां से आ रहा है? कॉर्नर से आ रहा है। और तुम्हारे पास ऑर्बिटल किधर है बोलो? ऑर्बिटल फेस सेंटर की तरफ है। अरे फेस का सेंटर ही तो है, ये फेस का सेंटर ही तो है, वो जो बड़े वाला क्यूब है उसके फेस का सेंटर यही तो है। लिगेंड तो आ रहा है कॉर्नर से, लिगेंड तो कहां से आ रहा है? कॉर्नर से। और अलोंग द एक्सिस वाले हैं किधर बोलो? फेस के सेंटर की तरफ हैं। तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी आपको आती है क्या? अरे बोलो, कॉर्नर से फेस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा आपने। अगर इस क्यूब की लेंथ a है तो ये वाली लेंथ a/√2 होती है। एक कॉर्नर से खुद के ही फेस के सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है बोलो? a/√2 होती है। दूसरी तरफ क्या होगा? अगर लिगेंड यहां कॉर्नर की तरफ से आ रहा है और जो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं, जो एक्सिस के बीच में से जाते हैं, जो मान लो जो एक एक्सिस मान लो ये वाली है, एक वाई ये वाली एक्सिस है, तो ये वाला ऑर्बिटल ऐसे बीच में से जाएगा ऐसे। अरे ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, मेरा हाथ दिख रहा होगा जैसे, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस। अब जो ऑर्बिटल ऐसे बीच में से जा रहा है, तो क्या वो यहां पर एज सेंटर पे जाके कट नहीं करेगा? क्या ये ऑर्बिटल उसके एज सेंटर पे जाके कट नहीं करेगा? क्या करेगा। तो ये यहां जाके मिलता है एज सेंटर पे। और आप जानते होंगे कॉर्नर से एज सेंटर के बीच की डिस्टेंस a/2 होती है। कितनी होती है बोलो? a/2। ये सब चीजें आपको मैं क्यों बता रहा हूं ये जान लीजिए। बात ये है कि इस बार जब लिगेंड्स कॉर्नर की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं मेटल को, इस बार जब लिगेंड मेटल को कॉर्नर से अप्रोच कर रहा है, तो होता यह है कि जो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं, जो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं कि अगर लिगेंड आ रहा हो कॉर्नर की तरफ से, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं डी ऑर्बिटल्स की। वो डी ऑर्बिटल्स जो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, जो बिटवीन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल्स हैं, वो तो उस लिगेंड से जो कॉर्नर से आ रहा है a/2 डिस्टेंस पर होते हैं, क्योंकि ये एज सेंटर पे कट करते हैं। ये कहां कट करेंगे बोलो? ये कट करेंगे एज सेंटर पे। और वो वाले डी ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, जो एक्सिस के अलोंग आते हैं, जो फेस सेंटर पे कट करते हैं। ध्यान रहे, मैं ये मान रहा हूं कि मेटल कहां रखी हुई है? सेंटर पे रखी हुई है। तो उस केस में डिस्टेंस होती है a/√2। फैसला आप पर छोड़ता हूं मैं, बता दीजिए दोनों में से कौन सी डिस्टेंस कम है। तो आप कहेंगे कि सर a/2 जो होता है वो छोटा होता है a/√2 से,
इसका मतलब लिगेंड इस बार ज्यादा पास में क्या बिटवीन द एक्सिस वालों के पास आएंगे या अलोंग द एक्सिस वालों के पास से आएंगे? तो आप कहोगे सर इस बार लिगेंड जो हैं वो बिटवीन द एक्सिस वालों के ज्यादा पास से आएंगे और अलोंग द एक्सिस वालों के थोड़े दूर से आएंगे। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था, याद करो, सुनना ध्यान से। तो देखो अब हम समझ सकते हैं कि कैसे होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले होगा क्या, मान लीजिए ये एक फ्री मेटल आयन है, ये है फ्री मेटल आयन, ठीक है। ये जो फ्री मेटल आयन है इसमें जब आप स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड आप अप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है जब लिगेंड बहुत दूर दूर होंगे तब की मैं बात कर रहा हूं। जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई कि क्या होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, वो जरूर जाकर लेक्चर नंबर 3 देखें। लेक्चर नंबर 3 में सिखाया गया है, आपको बताया गया है कि इस एसएसएफ का क्या मतलब होता है। तो जब लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो उस टाइम पर वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होगा और उस केस में इसका हो जाएगा एक्साइटेशन। तो इनकी एनर्जीज बढ़ जाएंगी, एनर्जी बढ़ने के एक्साइटेशन हो जाएगा, हो गया एक्साइटेशन। इसके बाद एक्साइटेशन होने के बाद जब वहां पर वो टेट्राहेड्रल फील्ड बन जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, तो उस केसेस में वो ऑर्बिटल से जो लिगेंड के ज्यादा पास हैं उनकी तो एनर्जी बढ़ जाएगी और जो लिगेंड से दूर हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये बात आपको मैं सिखा चुका हूं लेक्चर नंबर 3 में। अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके उसको देखेंगे, उसमें सारी चीजें आपको समझाई हुई है, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि आपको पता है कि लिगेंड के पास में कौन से ऑर्बिटल होंगे, जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, जो बिटवीन द एक्सिस वाले होते हैं। और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं dxy, dyz, dxz। तो इसके बाद होगी स्प्लिटिंग, इन तीनों की एनर्जी बढ़ जाएगी और जो इससे दूर हैं इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये होंगे आपके dx² y² और dz², ठीक है। और ये आपको पता ही है dxy, dyz और dxz, ये समझ में आ गया सबको। इनको अपन शॉर्ट में बोलेंगे T2 बोलेंगे, इनको अपन E के नाम से जानेंगे। ध्यान रखें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इन तीनों को T2G कहा जाता था और इनको EG कहा जाता था, लेकिन टेट्राहेड्रल में अपन G वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि टेट्राहेड्रल जो होते हैं उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। मतलब क्या, मतलब ये कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सेंटर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं होती है, इसलिए अपन जी वर्ड यूज नहीं करेंगे। जबकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो सेंटर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होने की वजह से अपन उसके लिए जी वर्ड यूज कर लेते हैं, जी यहां पर अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है वो बनेगा कुछ ऐसा, प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है। देखिए शुरू में जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं जो फ्री मेटल आयन के हैं वो सेम एनर्जी के होंगे, ठीक है। फिर जब उनकी स्फेरिकली जो सिमेट्रिकल फील्ड है उसमें सबके एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसको अपन बोल देंगे कि यहां से यहां तक एक्साइटेशन हुआ है। उसके बाद जब टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड आ जाएगा तो जो ऑर्बिटल लिगेंड से दूर हैं, मतलब जो अलोंग द एक्सिस वाले हैं, उनकी एनर्जी देखो कम हो गई और इनकी एनर्जी बढ़ गई। इस चीज को कहा जाता है स्प्लिटिंग। इसको अपन क्या बोल देंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जितना इनके बीच में गैप है उसको अपन लिखेंगे डेल से, और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है तो बन जाएगा डेल्टा टी। तो इस तरीके से इस गैप को अपन डेल्टा टी बोल देंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस बार 3 ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, 2 नीचे आए हैं, इसलिए जो ये ऊपर वाला गैप है वो हो जाएगा 0.3 ऊपर गए हैं, इसलिए बन जाएगा 0.4 डेल्टा टी। और जो नीचे वाला है ये बन जाएगा 0.6 डेल्टा टी। जो माइनस साइन है वो आपको ये बता रहा है कि इनकी एनर्जी कम हुई है यहां से यहां तक जाने के दौरान, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो यार एक छोटी सी चीज समझाने के लिए कि क्यों टेट्राहेड्रल में 3 की एनर्जी बढ़ जाती है, 2 की एनर्जी कम हो जाती है, इसी चीज को समझाने के लिए इतने सारे डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। कि देखो लिगेंड इधर से आ रहा है, जो अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं वो फेस सेंटर की तरफ से आ रहे हैं, ये डिस्टेंस a/√2 है, ठीक है। जबकि जो दूसरा केस है ये वाला, इस केसेस में जो आपके बिटवीन द एक्सिस वाले हैं वो लिगेंड के ज्यादा पास हैं, इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आपको पता होगा इनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो अपन समझ चुके हैं।
इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान से सुनना। देखो यार, होता क्या है कि जब तुमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा तो टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी है बोलो? डेल्टा टी है। अगर मैं इसी डेल की बात करूं तो इसी डेल की अगर अपन बात करें तो ऑक्टाहेड्रल, और अगर मैं दूसरा बात करूं यहां पर टेट्राहेड्रल, अगर मैं इन दोनों की बात करूं यहां पे तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में से जो ऑक्टाहेड्रल वाला होता है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल ओ होती है और इस केस में डेल्टा टी होती है। देखो यहां पर क्या होता था कि यहां पर जो लिगेंड्स आया करते थे वो उन डी ऑर्बिटल के बिल्कुल सामने से अप्रोच उनको करते थे, जबकि टेट्राहेड्रल में सामने से तो कभी भी कोई अप्रोच नहीं करता, थोड़ा सा पास से अप्रोच करते हैं। इसलिए एक तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा लगता था, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था कि मान लो इस एक्सिस के अलोंग डी वाले ऑर्बिटल्स हैं तो लिगेंड भी इधर से आ रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने आते थे वो, तो यहां पे ज्यादा रिपल्सन लगता था और यहां पर कम रिपल्सन लगता है। और दूसरी बात, यहां पर लिगेंड हुआ करते थे 6 और यहां पर लिगेंड होते हैं 4। इन्हीं वजहों से डेल ओ की वैल्यू डेल्टा टी से ज्यादा होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है। तो डेल ओ ज्यादा होगा किससे बोलो? डेल्टा टी से। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों में रिलेशन क्या है तो उसका आंसर है कि डेल्टा टी जो है वो बराबर होता है 4/9 डेल्टा ओ के। मतलब अगर तुम इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 4/9 डेल्टा ओ के। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या आपसे पूछा जा सकता है कि बता क्यों ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है? तो आंसर ये है, एक तो नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा हैं और दूसरा आंसर उसका ये है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनको लिगेंड्स बिल्कुल सामने से अप्रोच करते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में जो नियरेस्ट अप्रोचिंग होता है वो भी लिगेंड तो कॉर्नर से आएगा और ऑर्बिटल एज सेंटर पे जाके कट करता है, इसलिए वहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको समझनी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कंपैरिजन के लिए। अब इसके बाद हमें देखो ये पढ़ना है कि सीएफएससी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस उनमें सीएफएससी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो पहला पॉइंट तो आप याद रखना, आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है वो इतनी कम होती है कि इसकी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी हमेशा, चाहे लिगेंड कोई भी हो। तो इसमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बोलो? कम होगी। जब डेल्टा टी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी तो इसका मतलब ऐसे केसेस में पेयरिंग का होना बहुत मुश्किल है, पेयरिंग नहीं होगी वहां पर। क्या बात समझ में आई कि ऐसे केसेस में पेयरिंग का होना बहुत मुश्किल है और वहां पे कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। ये पॉइंट सबको पता लग गया आपको? अच्छा, अब सुनिए इसके आगे। अगर ऐसा है तो स्प्लिटिंग के बाद जो 3 T2 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बढ़ गई थी और 2 E ऑर्बिटल्स जो कम एनर्जी के हैं और इनके बीच का गैप आप जानते हो डेल्टा टी होता है, इनके जो बीच का गैप है वो डेल्टा टी होता है। और अगर मैं कहूं आपको ये वाला गैप, तो ये वाला गैप मैंने आपको बताया था ये होता है 0.4 डेल्टा टी और ये वाला जो होता है ये होता है माइनस का 0.6 डेल्टा टी। ध्यान रहे माइनस साइन ये बता रहा है कि इनकी एनर्जी रिलीज हुई है। तो यहां से सीएफएससी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो सीएफएससी का फॉर्मूला सुनना ध्यान से। सीएफएससी का फॉर्मूला होता है यहां पर -0.6 डेल्टा टी इंटू एन ई। एन ई का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई ऑर्बिटल्स। ठीक है, प्लस ये ऊपर वाला कितना है 0.4, तो ये बन जाएगा 0.4 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल्स। इस तरीके से आप उनकी सीएफएससी कैलकुलेट कर लेंगे। इनमें कभी पेयरिंग होगी क्या? तो इनमें कभी पेयरिंग होगी ही नहीं होगी। अरे पेयरिंग नहीं होने का मतलब ये, चलो मैं तुम्हें इसमें इलेक्ट्रॉन भर के दिखाता हूं। मान लो तुम्हें पहला इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, दूसरा यहां आ जाएगा,
तीसरा इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर जाएगा क्योंकि ये वाला गैप कम है पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए ये यहां पर पेयर ना होने के सीधा कहां जाएगा बोलो, ऊपर जाएगा। फिर ये आ जाएगा 4th नंबर, ये आ जाएगा 5th नंबर, ये हो गए। 6th नंबर इलेक्ट्रॉन यहां आता है, 7th नंबर यहां आएगा 8th, यहां 9th आएगा और यहां आएगा 10th नंबर इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो इस केस में पेयरिंग का लफड़ा होगा ही नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी CFSE कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखना इस चीज का भी कि कई बार यहां पर वो डेल्टा टी की जगह डेल्टा ओ रख देता है, तो ऐसे केसेस में डेल्टा टी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू होती है 4/9 डेल्टा ओ। अगर तुम चाहते हो कि ये फॉर्मूला डेल्टा ओ में निकाल के बताओ हमें, तो डेल्टा टी की वैल्यू यहां पर पुट कर देना, उससे तुम इसको सॉल्व कर लोगे और आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल कैसे ओरिएंट होते हैं, कैसे बनता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग कैसी होती है, CFSE कैसे निकालते हैं, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई क्या? अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो इसी के साथ अपन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहां तक अपना लिए कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अगले पार्ट के बारे में, और वो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम जानते हैं कि मेटल होगा और मेटल के चारों तरफ से 4 लिगेंड आएंगे एक स्क्वायर के कोनों की तरफ से, ठीक है। और स्क्वायर के कोनों की तरफ से लिगेंड आएंगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि उससे जो ज्योमेट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन सकती है कि बीच में मेटल होगी, बीच में मेटल पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, एक लिगेंड यहां पर है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। ये इसको इधर से अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। ये इससे इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, मान लो इसने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बना लिए। अब देखो हमें जानना है कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे कैसे रहेंगे, तो आप ऐसे कह सकते हो कि मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। जो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं तो ये कौन सा हो जाएगा आपका बोलो, DXY हो गया, जो बिटवीन द एक्सिस वाला है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं अलोंग द एक्सिस वालों की, तो वो वाला ऑर्बिटल है ये वाला जिसका नाम होता है DX2Y2। आप एक चीज नोटिस करना यहां पर कि जो जेड एक्सिस है उस जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी लिगेंड इसको अप्रोच नहीं कर रहा है। एक ऐसी एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर होती है उसके अलोंग इस लिगेंड को कोई भी अप्रोच नहीं कर रहा है। मतलब जो ऑर्बिटल्स जेड एक्सिस के अलोंग होंगे वो लिगेंड से दूर होंगे, और जो ऑर्बिटल इस प्लेन में होंगे वो लिगेंड के कुछ पास होंगे, और जो लिगेंड के पास होंगे अगर वो इस प्लेन में हैं तो स्प्लिटिंग के दौरान उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जो लिगेंड्स जेड एक्सिस के अलोंग हैं उनकी एनर्जी कम होगी। यही वजह है कि इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे कम एनर्जी होती है उनकी जो जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं, और सबसे ज्यादा उनकी होती है जो जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका इस तरीके से स्प्लिटिंग डायग्राम। जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट होती हैं। ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके DXZ, DYZ, ये हैं आपके DZ2, ये इनका एनर्जी का लेवल होता है। ये वाला होता है आपका DXY, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है DX2Y2 की। क्यों? क्योंकि ये तो उन एक्सिस के अलोंग ही है जिधर से लिगेंड आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले ये होते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग जो है आपको उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो जेड एक्सिस के अलोंग वाले हैं उनकी एनर्जी कम होगी, और जो जेड एक्सिस जिसमें शामिल नहीं होती उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि लिगेंड उसको उधर से अप्रोच कर रहे हैं। इसमें आपको इससे ज्यादा और नहीं पढ़ना है स्क्वायर प्लेनर में। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो आप समझ सकते हो CFT में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाले डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप जानते ही हैं, अगर मैं बात करूं SP की, अगर मैं बात करूं यहां पर डेल वैल्यू की, तो डेल्टा SP की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है, और सबसे कम वैल्यू होती है डेल्टा टेट्राहेड्रल। ये आपको इसमें समझना है, ठीक है। तो यार इतना सब पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ और स्पेशल कंपाउंड्स की जो हमें पढ़ने होते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और नाम है उन कंपाउंड्स का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ध्यान से समझेंगे।
सुनिए जरा ध्यान से। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक का आप ऐसे कह सकते हो कि ऑर्गेनो प्लस मेटालिक, ऑर्गेनो प्लस मेटालिक, आप इसको ऐसे दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो। ऑर्गेनो का मतलब है कि ऐसा मतलब कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो, जो कार्बन कंटेनिंग हो, और मेटल आप जानते हो कि मेटल के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड्स हों या जिनमें कार्बन मेटल इंटरेक्शंस हो और जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब है, ऑर्गेनो का मतलब कार्बन होना चाहिए और मेटेलिक का मतलब उस कार्बन का मेटल के साथ में एक बॉन्ड होना चाहिए, उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ये चीज। अच्छा, अब इसके बाद समझना दूसरा पॉइंट। कुछ फेमस एग्जांपल्स आपको मैं याद दिलाता हूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, और वो एग्जांपल कौन कौन से हैं सुनना ध्यान से। पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको अपन कहते हैं RMgX। आपको अगर पता हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इनकी रिएक्शन करवाई होगी। यहां पर इस R मतलब कार्बन चेन और मैग्नीशियम के बीच में एक बॉन्ड होता है, उसकी वजह से इसको अपन बोल देंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे ही और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्काइल लिथियम हो गया जिसको आप कहते हैं RLi, और ऐसे ही एक होता है गिलमैन्स रिएजेंट जिसको अपन बोलते हैं R2CuLi, R2CuLi, ये भी एक टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही होता है। तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे कि इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है, किसको अपन बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उसका आंसर ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मतलब कोई एक कार्बन चेन है, उसके कार्बन और मेटल के बीच में इंटरेक्शंस हो, कार्बन मेटल के बीच में इंटरेक्शन हो, उसको अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई आपको यहां तक? ठीक है। अब इन्हीं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में से हम एक स्पेसिफिक कंपाउंड्स के अपन चर्चा करने वाले हैं, और वो स्पेसिफिक कंपाउंड होते हैं मेटल कार्बोनिल्स। उनको अपन बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। देखिए यार, थोड़ा बहुत तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेटल कार्बोनिल्स का मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर एक मेटल होगी कोई ना कोई, प्लस जो लिगेंड है वो लिगेंड होंगे CO, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल। तो वहां पर लिगेंड कौन होंगे? लिगेंड वहां पे CO होंगे, जिसको अपन कार्बोनिल कहते हैं। तो ये बन जाएगा मेटल प्लस कुछ CO होंगे, कुछ नंबर ऑफ COs वहां पे होंगे, और वहां पे एज ए लिगेंड काम कर रहे होंगे। उस कंपाउंड को एज ए होल अपन बोल देंगे मेटल कार्बोनिल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा FeCO का होल 5। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आयरन क्या है बोलो, यहां पर मेटल है, और CO क्या है बोलो, लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? कार्बोनिल लिगेंड है। तो ये मेटल और CO का इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको अपन बोल देंगे कार्बोनिल या मेटल कार्बोनिल्स। दूसरा NiCO का होल 4, ये भी एक टाइप का मेटल कार्बोनिल है। अगला एग्जांपल MnCO का होल 5 माइनस, ये भी क्या बन जाएगा बोलो, एक मेटल कार्बोनिल है। तो इस तरीके से ये चीजें, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अब कुछ इसके टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहले होते हैं मोनोमेरिक। तो मोनोमेरिक का मतलब ये है कि जिनमें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स की एक ही एंटिटी है जिसके अंदर एक ही मेटल है, उसको अपन मोनोमेरिक बोल देंगे। जैसे ये एग्जांपल है NiCO का होल 4। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल कहां से आई तुम्हें पता लग जाएगा। निकेल जो होता है वो 3D8 4s2 होगा। यहां पर जो CO है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो इन S वाले 2 इलेक्ट्रॉन की D में पेयरिंग करवा देगा। इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इसकी जो ज्योमेट्री है वो बन जाएगी टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से ये होता है FeCO का होल 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का एग्जांपल है। ज्योमेट्री इसकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। बात कर लेते हैं इसकी CrCO का होल 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल है, और इस केस में भी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा D2sp3 टाइप होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो यार ये थे मेटल कार्बोनिल्स के वो एग्जाम्पल जो मोनोमेरिक फॉर्म में थे, या जिनमें एक ही मेटल मौजूद थी कॉम्प्लेक्स में, वो वाले एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब और कौन से होते हैं भैया? तो और आपको मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। अगला है पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक क्या होते हैं ध्यान से सुनना।
पॉलीमेरिक का मतलब यह होता है कि जहां पर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर दो मेटल होंगी, मतलब कम से कम दो, जैसे यहां पर दो हो गए, यहां दो मेटल हो गई, मतलब दो जो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट हैं वो जुड़ के एक पूरा ओवरऑल कंपाउंड वहां पर बना रहे होंगे, तो इनको अपन बोल देंगे पॉलीमेरिक। तो ये मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब यार इन सब चीजों से सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपको इसमें पढ़नी है, जिसका आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में जिनसे सवाल बनते हैं, वो होता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, समझिए ध्यान से। अब देखो, मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग जानने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होता है CO मॉलिक्यूल के बारे में। तो देखो, जो CO मॉलिक्यूल होता है, जब उसका बनाया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी इनऑर्गेनिक सीरीज में MOT आपको पढ़ाया जा चुका है, उसमें जरूर जाके पढ़ें कि कैसे बनता है CO का MO डायग्राम, और वहां से अपन ये समझेंगे। जो CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है, उसमें इस CO मॉलिक्यूल का जो होमो होता है, होमो का मतलब तुम जानते ही हो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, जिसके पास एक लोन पेयर होता है, वो होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वो क्या होता है? कोई एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। और जो लूमो होता है, जो वैकेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो वाले। और एंटी बॉन्डिंग भी कौन से? पाई स्टार होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन का लोन पेयर होता है, मैं यहां लिख रहा हूं फिर से, कि ये जो कार्बन का लोन पेयर होता है, ये जिसमें रहता है वो तो होमो होता है, ठीक है। और ये यहां पर कार्बन के जो 3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं, इनका जो एक पाई स्टार होता है, इनका जो एक पाई स्टार होता है कुछ इस तरीके से, ये पाई स्टार होता है इसका, वो पाई स्टार होता है वैकेंट ऑर्बिटल, जिसको अपन बोल देते हैं उसका लूमो, उसको अपन बोल देते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? होमो और लूमो, ठीक है यहां तक। अब जब ये CO मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाने के लिए जाता है मेटल के साथ, तो देखिए मेटल के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, मेटल के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, और जो CO है उसका जो होमो है, उस होमो में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये CO का बन जाएगा होमो, ये CO का होमो हो गया, जिसमें क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इधर से बॉन्ड बना के बैठा है किसके साथ बोलो? ऑक्सीजन के साथ। तो होना तो ये चाहिए जनाब कि कार्बन का जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। CO जो है, CO उसमें जो कार्बन का लोन पेयर है वो अपना डोनेट कर देगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? C का लोन पेयर जो है वो कार्बन अपना डोनेट कर देगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। इसके बाद इसका जो ये वैकेंट पाई स्टार है, ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, ये वाला जो पाई स्टार है, इस पाई स्टार ऑर्बिटल में जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो ये मेटल का डी ऑर्बिटल है और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से डोनेट कर देता है इन पाई स्टार ऑर्बिटल्स में। देखो हो क्या रहा, सुनना ध्यान से। लिगेंड जो था CO, वो मेटल के पास ये सोच के गया था कि मेटल के पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, मैं जाऊंगा अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर दूंगा, यही सोच के गया था। लेकिन जैसे उसके पास गया तो मेटल को पता चला कि मेरे पास जो डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैं लिगेंड के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसमें वापस डोनेट कर सकता हूं। तो यहां पर इनके बीच में बना सिग्मा बॉन्ड। यहां पर कौन सा बॉन्ड बना बोलो? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो ये वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं, ये बन जाता है यहां पर पाई बॉन्ड। और हुआ ये यहां पर कि मेटल को सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है लिगेंड, और मेटल लिगेंड को पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस दे रहा है। इस टाइप की बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग को, इस टाइप की बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग को, इस टाइप की बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग को कहा जाता है
सिनर्जिक बॉन्डिंग। उसको अपन क्या कहते हैं, बोलो, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब है एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना। जितना बढ़िया सिग्मा से डोनेट करेगा उतना ही बढ़िया मेटल उसको पाई से वापस डोनेट कर देगा। जितना लिगेंड सिग्मा से ज्यादा डोनेट करेगा उतना ही जो मेटल है उसको पाई से वापस डोनेट कर देगा। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को कहा जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। और ये स्पेशल बॉन्डिंग करता है CO, जिसको आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से भी। देखो यहां पर एक लोन पेयर था, होमो जिसको आप कह सकते हो। इसने मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी। फिर जो मेटल का भरा हुआ d ऑर्बिटल था, उस भरे हुए d ऑर्बिटल ने जो CO का पाई स्टार ऑर्बिटल था, एंटी बॉन्डिंग था, जिसको तुम लूमो कह सकते हो, उस लूमो में फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कर दी पाई बॉन्ड के थ्रू। इस टाइप की बॉन्डिंग को ही सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। यह चीज आपको समझनी है। तो क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, CO के साथ कैसे मेटल करता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये सारी बातें आपको यहां तक समझ में आ जानी चाहिए। और इसके बाद आपको जो समझना है वो ध्यान से सुनना। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये जो अभी सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई है उसे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट होंगी, इस चीज का किन किन पर प्रभाव पड़ेगा, यह हमें समझना है अब। और वो क्या होता है, सुनना ध्यान से। देखो हुआ क्या, मेटल का काम होता है CO से या किसी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना। उसने ले ली, लेकिन जब मेटल इसको वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ले रहा था, ये जा रहा था किसमें, ये जा रहा था इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और शायद आप जानते होंगे कि जब जब किसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तब तब बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा इन दोनों के बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, उतना ही ये मेटल उस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। और जितना मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब CO कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो ऑर्डर है, जो CO बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है, वो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा, वो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। और यही होता है इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं ऐसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम मेटल से जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा हो रही है। और जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, कार्बन के CO जो है उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बढ़ रही है। और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम हो जाएगा। और तुम यूं भी कह सकते हो कि जो CO बॉन्ड है, उस CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाती है। यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ छोटी छोटी बातें सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में। कुछ खास किस्म की बॉन्डिंग जो कार्बोनिल्स में होती है वो अपन समझ चुके हैं। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें हमें यह बताना है कि जो हमें कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं उनमें से किस कॉम्प्लेक्स में CO बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, किस कॉम्प्लेक्स में CO बॉन्ड जो है जो सबसे वीक होगा, कौन से कॉम्प्लेक्स में जो CO बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, और कौन सी कॉम्प्लेक्स के लिए CO बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ऐसे सवालों के आंसर हमें देने हैं। तो यार इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है, जैसे मान लो कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके पास, जिन कॉम्प्लेक्सेस में आप ऐसे कह सकते हो कि मेटल जो होती है, ध्यान से सुनना भाई, सिंपल सी बात है, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जितनी ज्यादा होगी, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जितनी ज्यादा होगी, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डोनेशन है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डोनेशन है वो डोनेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो मेटल को उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं कि CO बॉन्ड जो है, उस CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा और उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस पर अपन चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपके सामने और वो ये वाला है। क्या कह रहा है इसमें, सुनिएगा पहले ध्यान से। इसमें बोला हुआ है कि ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग इज। आपको 4 एग्जांपल दे रखे हैं, उसमें आपको यह बोला गया है कि जो CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे कम किस में है। ऐसे आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। ठीक है, अब यार मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो CO बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, आप ये जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसी भी बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके बॉन्ड ऑर्डर के। हाँ या ना? और इन चारों में से बॉन्ड ऑर्डर किसका कम किसका ज्यादा है, ये जानने के लिए हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो, पहले वाले में जो मैग्नीज है वो मैग्नीज यहां पर +1 में है, दूसरे वाले में क्रोमियम न्यूट्रल है, तीसरे वाले में वेनेडियम -1 है, लास्ट वाले में टाइटेनियम 2- है। क्या आपको नहीं पता कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है किसी पर, इसका मतलब उसने उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट की है, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट की है। इसका मतलब यह हो गया कि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही बैक डोनेशन ज्यादा होगा, और जितना बैक डोनेशन ज्यादा होगा जो CO बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें है, फिर इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें। जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो CO को उतना ही कम डोनेट करेगा, तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो उतना ही ज्यादा होगा उस केस में, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सही आंसर होगा क्या, 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, और लास्ट में कौन आ जाएगा यहां पर बोलो, 4 आ जाएगा। ये होगा इसका सबसे सही आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यही चीज आपको समझनी है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन इस सवाल के बारे में, जिसमें क्या कहा गया है, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर से आपसे CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही पूछी गई है। CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बोलो, बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो CO का, इसके लिए जरूरी यह है कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो इन तीनों में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सबसे आगे, 2 फिर, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, 3। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले में मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास सबसे ज्यादा होगी उस मेटल के पास, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जितना डोनेट करेगा उतना जो CO का बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से तुमसे इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अपन एक और टाइप के, कुछ और अलग टाइप का एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही फेमस कंपाउंड है, वेल नोन कंपाउंड होता है साइंटिस्ट के बीच में, केमिस्ट के बीच में, उसकी अपन बात करते हैं। और उस कंपाउंड का नाम होता है जेसेज सॉल्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके फॉर्मूला के बारे में कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लेटिनम Cl3, और यहां होता है C2H4। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर बात करोगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। ये यहां पे प्लेटिनम, यहां पर 3 जो है वो क्लोराइड लिगेंड है यहां पे। ठीक है, अच्छा एक चीज भूल गया मैं, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है -1, तो या तो आप -1 लिख दो, या फिर आप चाहो तो इसको सॉल्ट की फॉर्म में ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हो, KPtCl3C2H4, वो एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर जो प्लेटिनम है वो प्लेटिनम बेसिकली +2 में है। किसमें बोलो, +2 में। तो उसके साथ देखो 3 तो जो क्लोराइड हैं, ये मान लो क्लोराइड लिगेंड्स हैं यहाँ पे 3, मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, प्लेटिनम 2+ में इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, और जो चौथा लिगेंड है यहां पर वो है C2H4, और C2H4 की स्ट्रक्चर ये होती है, ये होती है C2H4 की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो C2H4 है ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है।
अब यहां पर क्या होता है, आप देख रहे हैं पहली बार एक ऐसा लिगेंड जिस लिगेंड के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ना इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, ना ही इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है। और इस केस में जो सीसी बॉन्ड है, यहां पर ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यूज कर रहा है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका यूज करके ये इस प्लेटिनम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है यहां पर। और आपको बता दूं कि जैसे आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में, वैसे जो प्लेटिनम है वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक डोनेट करता है पाई बॉन्ड के थ्रू, और ये इसको सिग्मा के थ्रू डोनेट करता है। तो यहां पर भी आप ऐसे कह सकते हो कि जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होने से मैं लिख देता हूं यहां पर कि जितना ज्यादा बैक डोनेशन होगा, बैक डोनेशन से मेरा मतलब क्या है कि जितना ज्यादा ये प्लेटिनम जो है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा भेजेगा उसकी तरफ, बैक डोनेशन बढ़ने की वजह से जो सीसी बॉन्ड है उस सीसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का कुछ स्पेशल कंपाउंड होता है। ठीक है, यही वजह है अगर मान लो तुमसे कभी कोई कंपेयर करवाए ना, ध्यान से सुनना भाई, अगर मान लो तुमसे कोई सवाल पूछे कि एक तो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड है वो ये वाला है Cl प्लेटिनम 2+, Cl Cl, एक ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, ये दो कंपाउंड्स हैं। अगर ये वाली बॉन्ड लेंथ x है और अगर ये वाली बॉन्ड लेंथ y है, तो बताइए x और y में से कौन बड़ा होगा? तो आंसर सुनिए, जब ये एक फ्री कंपाउंड था, जब ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, तब जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड ऑर्डर है 2, और जब ये इसके साथ बैक डोनेशन करेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस देगा, तो इस केस में इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम आएगा। और आप जानते हैं कि जितना बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है पहले वाले केस में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है और उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो कुछ इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फेमस कंपाउंड्स होते हैं और फेमस एग्जांपल होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, उसमें से एक होता है फेरोसिन। ठीक है, जिसको कई बार सैंडविच कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। इन सबको सैंडविच्ड कंपाउंड भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल इसकी स्ट्रक्चर होती है ये वाली FeC5H5 का होल ट्वाइस, ये वाला कंपाउंड है। तो यहां पर होता क्या है कि ये आयरन 2+ है, ये C5H5 माइनस आयन लिगेंड है, ये भी C5H5 माइनस आयन लिगेंड है। ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड है। आप देख रहे हैं कि ऊपर एक रिंग है, नीचे एक रिंग है, बीच में कौन आ गया? बीच में आयरन आ गया। इसीलिए इसको ऐसे कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे मेटल बीच में हो, एक ऊपर हो, एक नीचे हो, और जैसे कोई सैंडविच बना हुआ हो। इस तरीके का ये भी एक मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो यार ये कुछ थे मेटल कार्बोनिल्स के एग्जांपल्स, और इसी के साथ मैं तुम्हें ऐसे कह सकता हूं कि जो CFT है वो CFT के लगभग कॉन्सेप्ट अपन ने सीख चुके हैं यहां तक। ठीक है, इसके बाद हम ये समझेंगे कि यार CFT ने हमें बहुत सारी बातें तो बताई, CFT ने हमें बहुत सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन भी दी, लेकिन वो कौन सी कमियां थी CFT की, या वो कौन सी बातें थी जो CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को आगे और थ्योरीज जो हैं वो पता लगानी पड़ी और कॉन्सेप्ट उनको जानने पड़े। हालांकि आपको मैं बता दूं कि हमारे सिलेबस में CFT तक ही है, ना इससे आगे लिगेंड फील्ड थ्योरी जो होती है वो अपने सिलेबस में है। ठीक है, या उसके आगे जो और एडवांस थ्योरीज हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है। हमें केवल इसमें वर्नर थ्योरी पढ़ना था, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना था, जो अपन पढ़ चुके हैं। CFT था, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब हमें सिर्फ इतना सा जानना है लास्ट में कि कौन कौन सी बातें हैं
जिनके जवाब सीएफटी के पास भी नहीं थे, या कौन कौन सी सीएफटी की कमियां हैं, या कौन कौन सी बातें हैं जो उसने सिर्फ एज्यूम की थी, उनके लॉजिक उसके पास नहीं थे, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है, अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और यू कैन से इट लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरफ लिखकर ये बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सीएफटी ने हमें समझाई हैं। उनमें से ये है, सबसे पहले सीएफटी ने हमें ये बताया कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, उनकी वजह क्या है वो हमें बताई। साथ ही साथ जो इन कंपाउंड्स के जो कलर्स होते हैं, उनके कलर क्यों होते हैं, क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड होता है, ये चीज सीएफटी ने एक्सप्लेन की थी। दूसरा पॉइंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, कंपाउंड्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, वो चीज सीएफटी ने एक्सप्लेन की। मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं, वो मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में भी सीएफटी ने एक्सप्लेन किया था। तीसरा पॉइंट, स्पेक्ट्रा जो है कंपाउंड्स का, स्पेक्ट्रा को उसने समझाया। ये तीन चीजें हैं मेनली जिनके बारे में सीएफटी ने बहुत अच्छे से चीजें समझाई थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सीएफटी नहीं बता सकी, वो क्या है सुनना। सबसे पहली चीज देखिए, सीएफटी का एक अजम्पशन था, वो अजम्पशन ये था, सीएफटी ये मानकर चलती थी कि जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड है पॉइंट चार्जेस। लिगेंड जो है वो लिगेंड पॉइंट चार्जेस हैं। लिगेंड्स क्या बोलो, पॉइंट चार्जेस हैं। और लिगेंड पॉइंट चार्जेस हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मेटल के साथ में जो लिगेंड है, उस लिगेंड पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ही उस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि लिगेंड पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ही इनके बीच में क्या होंगे, इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और जितने स्ट्रांग इंटरेक्शंस होंगे, उतना ही लिगेंड को ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और फिर इस हिसाब से तो जो अगर मैं बात करूं H2 और OH- में, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड OH- को होना चाहिए था। या फिर जितने भी हैलाइड्स हैं आपके, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जितने भी ये सब हैं, वो सब के सब H2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बात सीएफटी नहीं समझा पाई। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? सीएफटी, ध्यान फिर से सुन लीजिए, ध्यान से फिर से सुनना। सीएफटी के अकॉर्डिंग लिगेंड होना चाहिए पॉइंट चार्ज। मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन जितने जबरदस्त होंगे, उतना ही जो डी ऑर्बिटल्स है उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। और डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब लिगेंड उतना ही पावरफुल होना चाहिए। तो इसका मतलब पावरफुल लिगेंड तो वो हो गए ना जिन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ। जो न्यूट्रल हैं वो तो कम पावरफुल है। लेकिन यहां उल्टा होता है, H2 इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। या फिर आपने देखा होगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एनायनिक लिगेंड होते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे पीछे आते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये वाली चीज सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि क्यों एनायनिक लिगेंड ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने के बावजूद भी वीक लिगेंड कंसिडर किए जाते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। इस बात को नहीं समझा सकी सीएफटी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब अगला पॉइंट और क्या जो सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसके अलावा, वो सुनना। देखो सीएफटी ने क्या करा, सीएफटी ने पहली बात तो वो लिगेंड का बिहेवियर नहीं समझा पाई। दूसरी बात सीएफटी ने क्या करा, सीएफटी ने बोला कि केवल और केवल मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शंस हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं कि जहां पर कोवेलेंट इंटरेक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि आयनिक होते हैं, साथ में कोवेलेंट भी होते हैं। तो कोवेलेंट वाली बात को सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए यह भी इसका ड्रॉबैक रहा है। और तीसरी बात, सीएफटी ने सिर्फ और सिर्फ यह माना था कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन है, लेकिन वहां तो पाई बॉन्ड भी होते हैं। तो पाई बॉन्ड के होने वाली बात को सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूं अलग अलग काउंट करके कि सीएफटी ने कलर को समझाया अच्छे से, जो अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर में। सीएफटी ने मैग्नेटिक मोमेंट को समझाया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, वो बात उसने समझा दी थी। लेकिन सीएफटी नहीं समझा सकी कि क्यों एनायनिक लिगेंड वीक होते हैं, जबकि उन पे चार्ज ज्यादा है तो उनको तो स्ट्रांग होना चाहिए था।
दूसरी बात, सीएफटी ये नहीं समझा पाई कि जो कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में, वो तो उसने माने ही नहीं थे। और तीसरी बात यह है कि सीएफटी ने पाई बॉन्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये तमाम बातें सीएफटी की लिमिटेशंस से बाहर थी, जिनको वो नहीं समझा सकी। और इन्हीं को समझने के लिए और आगे एडवांस्ड थ्योरीज पढ़ी गई, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो सीएफटी है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो कलर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर्स को सीएफटी कैसे समझाती है, कैसे उनको सही ठहराती है कि क्यों कुछ कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, ये बात अपन समझेंगे अभी। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्यों अधिकांश जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कलर होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यार ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कलर होता किस वजह से है किसी भी कंपाउंड का, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किसी कंपाउंड का पर्टिकुलर कलर होने की जो सबसे मेन वजह होती है, जो सबसे मेन वजह मानी जाती है, वो होता है डीडी ट्रांजिशन। वो क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन। अब देखिए डीडी ट्रांजिशन होता क्यों है, पहले तो आप ये समझिए, कि होता क्या है, किसको बोलते हैं अपन डीडी ट्रांजिशन, क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की वजह से, लिगेंड्स की वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं, उन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो चुकी है। ठीक है, वैसे स्प्लिट हो गए हैं, उनकी एनर्जी कम ज्यादा हो गई है, किसकी वजह से? लिगेंड की वजह से। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर T2G में रखा हुआ है, ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, ये तुम जानते ही हो, ये AG ऑर्बिटल्स है ऑक्टाहेड्रल में, वो इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि बाहर से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो यहां चला जाता है इस ऑर्बिटल में, क्योंकि आपको पता है यहां से यहां तक जाने के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वो अभी जहां है उसकी एनर्जी कम है और जिसमें जाना चाह रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो कम वाले से ज्यादा वाले में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये बात समझ में आ गई। जब इसको कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो ये क्या करेगा कि जो सनलाइट है या फिर बाहर जो भी एनर्जी के सोर्सेज जिसके पास अवेलेबल हैं, वहां से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो यहां से एक लाइट इसके पास आ रही है, उस लाइट में से ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ है उसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो वेवलेंथ बच गई उसको वहां से ट्रांसमिट कर देगा। अब आप जरा एक बार सोच के देखिए, एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई कंपाउंड में मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो और वो कहीं से आने वाली लाइट से सारी की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ले, जितनी भी अलग अलग वहां पर वेवलेंथ थी, अगर वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या वो कुछ भी ट्रांसमिट करेगा? क्या आंसर है, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करेगा। और जब वो कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करेगा, इसीलिए ऐसे सब्सटेंस का कलर आपको ब्लैक दिखाई देता है। जैसे मैंने भी ये ब्लैक शर्ट पहना हुआ है, ये आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये जो चीज एब्जॉर्ब कर रहा है, जो लाइट आ रही है इसके ऊपर, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बिल्कुल भी बाहर ट्रांसमिट नहीं कर रहा, इसलिए देखने वाले को ब्लैक दिखाई देता है। और वहीं दूसरी तरफ मान लो एक सब्सटेंस ऐसा है जो आने वाली लाइट से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, सारा का सारा वो एमिट कर देता है। जब सारा का सारा ट्रांसमिट हो जाएगा तो ऐसे केस में वो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ये होती है कलर की कहानी। अब देखो यार, ये तो दो चीजें व्हाइट एंड ब्लैक, ये तो दो तो एक्सट्रीम एंड हो गए। मतलब एक में सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, एक में उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। इनके बीच में भी तो कुछ केस होंगे। अब उन केसेस में क्या होगा कि मान लो कहीं से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है उसमें से कुछ वेवलेंथ उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ वेवलेंथ उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो उसने कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उस सब्सटेंस ने, वो वेवलेंथ अगर विजिबल मीडियम में है या वो वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में है, आप सब जानते होंगे कि कुछ रेंज होती हैं कलर्स की, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। जो विजिबल रेंज में होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो जो इसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है, अगर वो वेवलेंथ विजिबल रेंज में हुई तो हमें उसके कोरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ कलर दिखाई देगा। ध्यान रहे, जो एब्जॉर्ब होती है वो कलर नहीं दिखता है, वो बताऊंगा मैं क्या दिखता आपको। लेकिन अभी आप ये समझो कि जितनी भी वेवलेंथ्स आई हैं उसमें से
कुछ वेवलेंथ वो कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेता है डी डी ट्रांजिशन करने के लिए, मतलब डी ऑर्बिटल से दूसरे डी में जाने के लिए, जिसकी वजह से वो कंपाउंड कलर्ड होते हैं। ये पॉइंट तो समझ ही गए होंगे आप। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या ऐसा होता है कि जो कलर उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किया है वही हमें दिखता है या कोई और दिखता है? तो इसका आंसर सुनिए। मैंने एक यहां पे एक सर्कल बनाया है और इसको मैंने 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गए 3 अलग अलग पार्ट हो गए, ठीक है। और मैं यहां पर लिख लेता हूं वॉयलेट, इंडिगो आ जाएगा साथ में, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको कहा जाता है कलर व्हील। और इसमें होता क्या है कि जो ये आमने सामने के जो कलर हैं, जो ये आमने सामने के कलर हैं, वो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। मतलब क्या, जैसे वॉयलेट और रेड है, वॉयलेट इंडिगो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया? येलो हो गया। इसी तरीके से जो येलो है, तो इस येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या बन जाएगा? वो वॉयलेट इंडिगो बन जाएगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गए। इसी तरीके से रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? ग्रीन। ग्रीन का कौन है? बोलो रेड। ऑरेंज का कौन सा है? ब्लू। ब्लू का कौन सा है? बोलो ऑरेंज है। क्या मतलब है, इस चीज से ध्यान से सुनना। अगर कोई कंपाउंड किसी पर्टिकुलर कलर के कोरेस्पॉन्डिंग किसी वेवलेंथ को अगर वो एब्जॉर्ब करता है, किसी लाइट को अगर वो एब्जॉर्ब करता है, तो जिस कलर की वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है उसको। अरे कॉम्प्लीमेंट्री तभी तो दिखेगा ना, क्योंकि जो इसने एब्जॉर्ब कर ली वो तो अब दिखेगी नहीं। बाकी जो ट्रांसमिट हुई वो सारी की सारी वेवलेंथ जो है उस एक वेवलेंथ की कॉम्प्लीमेंट्री तो हुई। तो जो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसको दिखाई देता है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहां पर। तो कुल मिला के बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, उनका एक वजह होता है डी डी ट्रांजिशन, जिसका मतलब यह है कि नीचे वाले डी ऑर्बिटल में से ऊपर वाले डी ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है। और उसके लिए उसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई दे जाता है। तो क्या आपको समझ में आया कि कैसे सीएफटी ने यह समझाया कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं? इसके बाद सुनना दूसरा पॉइंट। एक बात सोचना, मान लो कि किसी कंपाउंड में लिगेंड नहीं है, कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में लिगेंड्स ही नहीं है। उसमें लिगेंड नहीं है मतलब क्या? उसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं उन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी क्या? तो आंसर है उनकी स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। और जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो क्या वो पांचों के पांचों जो डी ऑर्बिटल हैं उन पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी कि नहीं होगी? तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि हां सर, इन पांचों की एनर्जी अब क्या होगी? बोलो, सेम होगी। ये बात समझ में आई? और जरा सोच के दिखा, सोच के बताओ मुझे, जब पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो गई तो आपको पता है डी डी ट्रांजिशन होने के लिए कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी का कम होना जरूरी होता है और कुछ का ज्यादा होना जरूरी होता है। अरे जब दोनों के बीच में एनर्जी का गैप होगा तभी तो डी से डी ट्रांजिशन होगा ना। अगर सेम एनर्जी का ही है तो किस बात का ट्रांजिशन? मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी जा सकता है। अरे सब सेम एनर्जी के तो इसमें कोई एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा क्या? वो नहीं करेगा। मतलब बात यह है कि ऐसे केसेस में आप ऐसे बोल दोगे सर यहां पर कोई डी डी ट्रांजिशन नहीं होता, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें लिगेंड्स नहीं होते हैं और जिन कंपाउंड्स में डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड में से अधिकांश कंपाउंड व्हाइट कलर्ड होते हैं, क्योंकि जितनी रेडिएशंस आएंगी उसको कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सारी की सारी एमिट हो जाएंगी और देखने वाले को उसका कलर व्हाइट दिखाई देगा। और ऐसा तब होता है जब उस कंपाउंड में कोई लिगेंड नहीं होता। आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं चर्चा करूं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की, और अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट .5H2O की, अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स की बात करूं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट .5H2O, तो यहां पर कोई भी वाटर नहीं है,
सिर्फ ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कॉपर 2+ में है और दूसरा आयन आपका सल्फेट है, या कोई लिगेंड नहीं है। जब कोई लिगेंड नहीं है, कोई स्प्लिटिंग नहीं है, पांचों डी की एनर्जी सेम है, इसी वजह से इसका कलर व्हाइट होता है, ये व्हाइट कलर्ड होता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जबकि दूसरी तरफ है तो ये वाला कंपाउंड है, इसमें कुछ H2O मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं और इन H2O मॉलिक्यूल में से कुछ H2O लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ध्यान रहे, मैंने बोला सारे करते हैं, कुछ H2O यहां पर लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं और जो लिगेंड की तरह बिहेव करने की वजह से यहां पर जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग होने से dd ट्रांजिशन हो जाएगा और ये कंपाउंड ब्लू कलर का होता है। ये कैसा होता है बोलो? ब्लू कलर का। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए उनके कलर्ड होने के लिए dd ट्रांजिशन कितना जरूरी होता है। शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, समराइज करके मैं तुम्हें बता सकता हूं, ये तुम्हें समझना चाहिए, ध्यान से सुनना। जहां पर लिगेंड नहीं है वहां पे कोई ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं है, जहां पे स्प्लिटिंग नहीं है वहां पर सबकी एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम है तो कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जाएगा तो उस केस में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दिखेगा भी नहीं। सिंपल सा यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल और इसमें पूछा जाता है, वो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपको 3 कंपाउंड दे दिए, आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, एक कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड आपके पास बी और तीसरा कंपाउंड आपके पास सी। 3 कंपाउंड्स आपके पास। ये जो 3 कंपाउंड हैं ए, बी और सी, इन तीनों कंपाउंड में से इसके लिए जो डेल वैल्यू है वो डेल ए है, इसके लिए डेल वैल्यू डेल बी है और इसके लिए डेल वैल्यू डेल सी है। ये डेल जानते हो ना क्या होता है? डेल होता है वो स्प्लिटिंग वाली एनर्जी। तो एक बात बताना, जितना डेल की वैल्यू ज्यादा होगी क्या उतना ही एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा नहीं होगी क्या? एनर्जी ऑफ डी ट्रांजिशन ज्यादा नहीं होगी क्या? बिल्कुल ज्यादा होगी। अरे डेल की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है उन दोनों डी के बीच का गैप ज्यादा होना, और जितना ज्यादा गैप होगा नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी उस ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। और इसीलिए सुनना ध्यान से, क्या होता है अगर तुम्हें मान लो कोई ऐसे बोल दे कि डेल ए बड़ा है डेल बी से और वो बड़ा है डेल सी से, तो समझ जाना कि जो डी ट्रांजिशन है उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर उल्टा होगा। लैम्डा ए छोटा होगा लैम्डा बी से और लैम्डा सी सबसे बड़ा होगा। जिसका ये वाला गैप सबसे कम, उसकी एनर्जी कम, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि तुम जानते हो एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कई बार तुमसे ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो अपना चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने सारी थ्योरीज कवर कर ली हैं, वर्नर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी, लिगेंड्स की कहानियां, ठीक है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मेटल कार्बोनिल्स, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, जो जो टॉपिक थे वो सारे के सारे अपने यहीं तक समाप्त होते हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना इसका, इसी चैप्टर का एक टॉपिक और भी है और वो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो मैं आपको इस सीरीज से थोड़ा सा अलग पढ़ाने वाला हूं। उसको अलग पढ़ाने के पीछे की वजह यह है कि थोड़ा बहुत तुम्हें उसके लिए आइडिया होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो पहले आपको थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का आइडिया देकर फिर मैं आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी आइसोमेरिज्म सिखाऊंगा। तो उस वीडियो को मैं इन 4 लेक्चर से आपको अलग से आपके लिए लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी उस आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को अगर अपन हटा दें तो उस पार्ट के अलावा ये चैप्टर यहां तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको छुड़वा दिया गया हो। अगर आपने 4 के 4 लेक्चर यहां तक देख लिए हैं तो आप इस चैप्टर का हर एक सवाल ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं। आप पूरा देखें इनको और फिर सवाल नहीं हो तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर हमने पूरा देखा और सवाल नहीं हुआ हमारा आपसे।
आप तब जरूर आप मुझे कह सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि जिस बच्चे ने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक सब कुछ देखा है, क्वेश्चन जाके तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, हर एक सवाल का आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।